नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग कर्नाटक की बात कर लेंगे। पूर्वोत्तर राज्य के 3 चुनाव हो गए। मोदी जी ऐसा कह रहे हैं कि तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। अब वो चाहे उनके 2 सीटें आए, चाहे उनकी 9 सीटें आए, वो सरकार बना लेते हैं, वो एक उनका हुनर है। इसकी बात हम लोग कई बार लाइव में भी कर चुके हैं। मैं आज केवल कर्नाटक की बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जो अब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव है, ये मेरे हिसाब से 2024 के पहले के सारे चुनाव जो होने वाले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना, उसमें मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव जो 2024 की दिशा तय कर देगा वो कर्नाटक है। उसको मैं कई कारणों से कह रहा हूं और वो मैं आपके साथ वो भी करूंगा। कर्नाटक की मेरे हिसाब से ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जहां से हम शुरू कर रहे हैं, कि कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट हैं और इस 224 सीट में जो पिछला 2018 का इलेक्शन हुआ था, मैं 2018 के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं क्योंकि बाद में फिर बीजेपी ने कांग्रेस तोड़ी, जेडीएस तोड़ा, फिर उनको री इलेक्शन हुए, बाईपोल हुए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं 2018 की फिगर लेके चल रहा हूं जो मोटा मोटी एक जनरल अंदाज आपको दे देगा। 2018 में बीजेपी के 104 विधायक चुन के आए आउट ऑफ 224, जो हाफ वे मार्क 113 होता, और बीजेपी को वोट परसेंटेज मिला 36.35%। कांग्रेस के विधायक आए 80 विधायक जीते, लेकिन ये 80 विधायक के साथ कांग्रेस का वोट परसेंटेज 38.14% था। इट वॉज हायर देन बीजेपी। जेडीएस के 37 आए विधायक जीत के और उसका वोट परसेंटेज था 18.3। बीजेपी से आधा वोट पाने के बाद भी उसको 37 ही सीट्स मिली। खैर, अब हम इसलिए जो आपके साथ थोड़ी चीजें शेयर करना चाह रहे थे, 2 बेसिक बहुत बड़े चीजें हुई हैं कर्नाटक में मेरे हिसाब से। एक, येदुरप्पा जी का चीफ मिनिस्टर पद से बीजेपी द्वारा हटाया जाना। दूसरा, खड़गे जी का ऑल इंडिया कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना। ये 2 बड़े फैक्टर हुए हैं जिसको आप कोई भी करेंगे तो मैं बार बार शायद रिपीट ना करूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बीजेपी के सबसे टिकाऊ, सबसे जिताऊ चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा जी थे। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, वो डिबेटेबल है, वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन वो जिताऊ थे। उसी तरह से खड़गे जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनका एक दूसरे तरह का उनमें जोश है, दूसरे तरह का उत्साह है, और केवल उन्हीं में नहीं है, इवन जो इलेक्ट्रेट है वो भी उनको एक दूसरे रूप में देख रहा है, केवल कर्नाटक नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी। और एक एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर की बात मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगा, वो एक्स फैक्टर की बात अंत में की जाएगी। अब मुख्य मुद्दा यह है कि पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने 27 मार्च 2018 को कर्नाटक के इलेक्शन डिक्लेयर किए थे। 12 मई 2018 को वोट हुआ था और 15 मई 2018 को काउंटिंग हुई थी। इस बार अगर वही चीज रिपीट होती है तो अगले 20-25 दिन के बाद कर्नाटक के इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक नया आजकल इलेक्शन कमीशन ने वो किया है, वो गुजरात में आपने देख लिया, हिमाचल में उसने कितनी लंबी विंडो दी, गुजरात में 35, 36, 37, 38 दिन की विंडो दी। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिनिमम टाइम होगा, मतलब क्योंकि एक मिनिमम टाइम ये होता है कि आप जब इलेक्शन अनाउंस करते हैं उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और फिर इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो मिनिमम टाइम होगा वही इलेक्शन कमीशन देगा, वो एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि तब तक एडवांटेज रूलिंग पार्टी होता है। और कर्नाटक तो डबल इंजन सरकार है, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये सब लोग लगातार ऑफिशियल विजिट कर करके कुछ अनाउंसमेंट करते रहेंगे, ये जो होने की पूरी संभावना है। मैं 1-2 चीजें इसलिए आपको कभी कभी हो सकता है सीक्वेंसिंग ना लगे, लेकिन एक फ्रीबीज की बात कर रहे थे। मोदी जी ने पिछले साल ही इसकी बहुत हंसी उड़ाई थी, ये वो रेवड़ी बांटते हैं इत्यादि इत्यादि। कर्नाटक एक ऐसी जगह है जहां पे जो इस समय वादे किए जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडी, मतलब जो सारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई कह रहा है कि मैं प्रेशर कुकर दूंगा, तो वहां कोई बर्तन बांटने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि एलआईसी का प्रीमियम ही दे देंगे, कोई कह रहा है कि ये जो आपको तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे और तिरुपति ले जाएंगे, शिरडी ले जाएंगे, तरह तरह के, मतलब सब टूर चल रहे हैं। इसमें कांग्रेस ने अभी अनाउंस किया कि हम महिला जो फैमिली की हेड होंगी उनके लिए हम 2000 रुपये महीना पेंशन देंगे।
तुरंत बुमई जी ने इधर बीजेपी की तरफ से अनाउंस किया कि हम 3,000 रुपए महीना हर उस महिला को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है उनको देंगे। मतलब ये रेवड़ी सिर्फ वहां पे कहने के लिए है, और मोदी जी का ये मानना है कि वो जो देंगे वो रेवड़ी नहीं है, दूसरा जो देगा वो रेवड़ी है। यार मोदी जी तो हर चीज की परिभाषा अपने हिसाब से करते हैं। एक चीज फैक्ट है, देखिए इसको रेवड़ी कह के या इसको करके वो थोड़ा डिमीन करते हैं। कुछ फ्रीबीज कह लीजिए या कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिससे जरूर एजुकेशन और हेल्थ केयर ये इम्पैक्ट होता है, और ये किसी भी देश के आबादी के लिए, किसी भी खुशहाली के लिए, किसी भी प्रोग्रेस के लिए ये जरूरी है। जैसे एक बहुत से ये प्रदेशों में होता है बाइसिकल फॉर गर्ल्स, मेरे हिसाब से अच्छा प्रयास होता है, क्योंकि अगर लड़कियों को साइकिल मिल जाती है तो ज़रूर अगर स्कूल दूर भी है या कॉलेज दूर भी है तो वो एक बड़ी भारी सहायता रहती है उन लड़कियों के लिए। लैपटॉप, उत्तर प्रदेश में भी जैसे अखिलेश यादव जब आए थे 2012 में तो उन्होंने शुरू में लैपटॉप बांटा, बाद में वो डर गए। उनको पुराने जो ओल्ड जो कहते हैं ना हॉक्स पार्टी के, उन्होंने लैपटॉप से क्या होगा, लेकिन उस लैपटॉप कहीं पे भी बांटा जाए किसी भी प्रदेश में, उससे एक पेनिट्रेशन ऑफ डेटा, पेनिट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो ज़रूर होता है और ये इम्पैक्ट करता है। एक चीज़ और ज़रा समझ लीजिए, जो फ्रीबीज बार बार हमारे प्रधानमंत्री कह के चढ़ाने की बात करते हैं, कोविड के बाद आमदनियां कम हो गई हैं, लोगों की अभी भी रिकवरी नहीं हुई है, और ये खुद एडमिटेड है। 85 करोड़ लोगों को आप ही राशन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस समय जो फ्रीबीज की बात है उसकी ज़्यादा अहमियत भी है। मैं एक बात और बता दूं कि एक नया डेवलपमेंट हुआ है। मैं 1977 में मैंने पहला इलेक्शन कैंपेन में मैं पार्टिसिपेट किया था, मैं ठीक से इलेक्शन कैंपेन में था। तब से और अब तक मतलब लंबा समय हो गया है, इट इज़ अ लॉन्ग, वो करीब 45 साल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बेसिक फर्क आया है, अब वोटर्स कैश मांगने लगे हैं। कुछ जगह कैश की वो है, पैसा दो, नगद पैसा। और इस जगह मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी जगह है जहां पे बीजेपी की एज रहेगी कांग्रेस या जेडीएस के मुकाबले किसी भी पार्टी के, क्योंकि बीजेपी के पास यू नेम अ प्राइस, विल गिव यू दैट प्राइस। जिस तरह के 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ जिस तरह से वो खरीद फरोख्त करते हैं एमएलएस की, एमपीस की, यहां वहां तोड़ फोड़ करने में, उसमें उनका रिसोर्स कुछ है ही नहीं। और खास करके एक हमारे जब जिस तरह के बड़े आदमी उनके साथ हैं जिनको बचाने में वो पूरा जोर लगा देते हैं, तो जो 10 लाख करोड़ उनका कम हो गया, 12 लाख करोड़ कम हो गया, तो ये लाख करोड़ में तो ये कुछ है ही नहीं। अब इसके उलट जो दिक्कत हो रही है, जो मुझे अभी लग रहा है बीजेपी की, वो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी पार्टी की होती है। लेकिन यहां पे जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है उसमें जो एक इनके पास चिपक गया है 40% की ये सरकार है कि इट इज अ कमीशन, 40% कमीशन है, और ये लिखित हैं जिसपे बहुत से बयान आ चुके हैं, तो वो मामला उनके ऊपर चिपक गया है। जैसे 40% कमीशन का एक नमूना देख लीजिए। एक आईएएस अफसर है, उनके यहां कल ऑफिस में 40 लाख रुपए का घूस बरामद हुआ। सुबह उनके पिताजी जो बीजेपी के एमएलए हैं, लोकायुक्त ने छापा मारा तो वह 8 करोड़ रुपए मिल गए। मतलब पैसे का, जिस तरह से पैसे बीजेपी राज में, ये जो 40% कमीशन का जो राज है वो जो साफ साफ है। अब जरा मैं आपको कुछ चीजें सीट के बारे में बता दूं। 224 सीट, उसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, अच्छा टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था, लेकिन केवल 4 डिस्ट्रिक्ट, बेंगलोर अर्बन, बेगावी, तुमकुरू और मैसूर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 68 सीट्स आ जाती हैं। मतलब आउट ऑफ 31 4 डिस्ट्रिक्ट में 68 सीट्स आती हैं। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि 14 डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाफ करीब में 110, हाफ ए मार्क, 224 में 110 केवल 14 जिले से, और बाकी जो जिले हैं उनसे करीब 17 जिले से आपकी 110, मतलब 115, 114। अब मैं एक आंकड़ा आपको और दे दूं, क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोजली फॉट इलेक्शन। कांग्रेस जिसका वोट परसेंटेज ज्यादा था, वो पिछला इलेक्शन में 28 सीट पे 10,000 से कम वोट पे हारी थी। 10,000 सीटों पे कांग्रेस हारी थी, जिसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री दूसरी पार्टी का 10,000 था। उसमें एक मेरे बहुत घनिष्ठ हैं, मेरे मित्र हैं, गुलबर्गा जिले की अलन से BR पाटिल,
697 वोट 697 वोट से हार गए थे। कर्नाटक की लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर पहले रह चुके हैं, वो 697 वोट से हार गए थे पिछला चुनाव। बीजेपी 30 सीट पर 10,000 से कम वोट पे हारी थी। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये जो 58 सीट्स हैं, इसमें 10,000 से कम पे हार जीत हो रही है। तो ये जो परसेंटेज है ना, 38%, 36%, इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बहुत अहम हो जाएगा इन क्लोजली फॉट इलेक्शंस में। एक फिगर और आपको दे दूं, कांग्रेस की 0 सीट्स, 3 जिले ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी। उडुपी, हसन, नहीं 4 जिले ऐसे हैं, उडुपी, हसन, कोडागू और मांड्या। बीजेपी के 5 जिले ऐसे हैं जहां उनकी 0 सीट आई थी, चिक्काबालापुरा, कोलार, बेंगलोर रूरल, मांड्या और रामनगर। 2 जिले ऐसे हैं जहां पे जनता दल एस ने क्लीन स्वीप किया था, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को 0 सीट मिली थी। मांड्या में 7 में 7, हसन में 6 में 6 और बीजेपी ने 1 सीट में क्लीन स्वीप किया था, ओडीपी में 5 में 5। ये मैं आपको फिगर्स इसलिए बता रहा हूं कि अब आपको ये देखना होगा कि अब जेडीएस कहां खड़ा है। जेडीएस क्या उतना स्ट्रांग है जो 2018 में था, कि जेडीएस जो मूल रूप से विपक्षी पार्टी का रोल अदा करता है, उसके अगर वोट कुछ कम होते हैं तो वो ज्यादा वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये आप डिसाइड करिएगा। एक चीज और जान लीजिए, वहां पे टोटल शेड्यूल कास्ट की जो सीट है वो 33 सीटें हैं एज ऑन डेट। शेड्यूल कास्ट की 33 सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइब की 14 सीटें हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अब वहां खड़गे जी, जिनको केवल कर्नाटक नहीं, जिनको पूरे देश का जो ये एक जो दलित, वंचित जो ये समुदाय है, वो उनकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उस 33 शेड्यूल कास्ट सीट में बीजेपी के पास 16 थी, कांग्रेस के पास 10, जेडीएस के पास 6, बीएसपी के पास 1। क्या 33 में से 16 सीटें अब बीजेपी जीत पाएगी? ये सोचने वाली बात होगी। शेड्यूल ट्राइब में भी बीजेपी के पास 5 थी और कांग्रेस के पास 8 थी। वो क्या रिटेन कर पाएगी? ये सब प्रश्न हैं जो अभी जिसका उत्तर तुरंत मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं आ जा रहा हूं एक और चीज पे, जिस पे मैं अंत में एक्स फैक्टर की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। कांग्रेस के मैं 3 नेताओं की बात करूंगा और कुछ 1-2 और नेताओं की। सीतारामैया जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, मोर और लेस प्रोजेक्ट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर, कोई कह नहीं रहा है लेकिन वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैसूर से आते हैं, मूल रूप से लॉयर, उन्होंने कुछ दिनों शिक्षक भी रहे, वो लॉ पढ़ाते थे। 1983 में पहली बार एमएलए हो गए, आज से 40 साल पहले। 40 साल का एक्सपीरियंस है। जनता दल एस से 2005 में एक्सपेल किए गए थे और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किए। 8 विधानसभा जीते हैं और 3 विधानसभा के इलेक्शंस हारे हैं। तो एक लंबा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस। डीके शिव कुमार बेंगलोर रूरल से आते हैं, वोकालिगा हैं। 7 विधानसभा इलेक्शन 1989 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, कोई इलेक्शन आज तक विधानसभा का हारे नहीं है। 34 साल का वो। खड़गे जी 50 साल से ऊपर का इलेक्टोरल एक्सपीरियंस। इनके सामने जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जिसको मोदी जी भी लेके घूम रहे हैं, वो उनको लगता है लिंगायत का वोट बैंक, जिसके जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं बोमई साहब, वो लिंगायत हैं, वो उनके सामने उनके मैस्कॉट हैं, उनके प्रतीक हैं। अब जरा इन बोमई साहब, ये पुराने जनता दल वाले हैं, एसआर बोमई साहब पुराने जनता दल के हैं लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं। ये काउंसिल में रहे हैं 1998 से 2008, ये 5-10 वर्ष लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में रहे। एमएलए ये पहली बार 2008 में बने। तो इन जो कांग्रेस के हेवीवेट्स हैं, उनके सामने बहुत ही लाइट वेट 15 साल का केवल एक्सपीरियंस ऑफ विधानसभा वाली, मतलब जो पावर पॉलिटिक्स होती है, चुनाव की पॉलिटिक्स होती है। येदियुरप्पा साहब बड़े लिंगायत लीडर, शायद सबसे बड़े लिंगायत लीडर इधर के कर्नाटक में, लेकिन जब उनको हटाया गया है और बोमई जी को रिप्लेस किया गया है तो लिंगायत कम्युनिटी का एक वर्ग खुश नहीं है। और ऐसा भी कभी कभी दबी जबान से आता है कि शायद येदियुरप्पा जी उतने जोर शोर से इस बार प्रचार नहीं करेंगे। जो एक मैं इसलिए ये फैक्टर बता दे रहा हूं, एक जनरली प्रचारित बीजेपी ये करती है कि सारे लिंगायत हमारे साथ हैं। मैं सिर्फ 3 लिंगायत लीडर कांग्रेस का नाम लूंगा, जो आप फिर उसके बाद आप एमबी पाटिल हैं, यंग हैं, मंत्री रहे हैं, एक बड़ी लंबी फैमिली से आ रहे हैं, लीगेसी है उनकी लिंगायत उसकी।
उनके 2-3-4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उसमें से एक वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खांडे हैं, पुराने लिंगायत लीडर हैं। ये मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस के एक लीडर हैं शामानुरा जी, जो हैं शामानुरा जी 92 ईयर्स हैं, सिटिंग एमएलए हैं, 92 ईयर्स में फिर इलेक्शन लड़ेंगे। ऑल इंडिया वीर शैव महासभा, जो लिंगायत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, और फिर 92 साल में इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा कहना यह है कि जो एक ये कहा जाता है ना लिंगायत पे पूरा मोदी जी और इन लोगों का होल्ड है, वो ऐसा इतना आसान नहीं है। एक मैं फिगर और दे दूं, क्योंकि वो फिगर एक्स फैक्टर जो मेरे हैं, उसमें 2 एक्स फैक्टर हैं। पहला एक्स फैक्टर, एक कास्ट सेंसस के नाम पे, उसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। ये सीतारामैया जब 2014 से 2018 चीफ मिनिस्टर तो ये कराया था, लेकिन किन्हीं वजहों से उस समय जो भी था इस पर रोक लगी थी, उन्होंने इसको सार्वजनिक नहीं किया था, और इट वाज इन दी सेफ कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ये आंकड़ा जो है न्यूज 18 के 15 मार्च 2018 के अंक में पूरे आंकड़े निकले हैं, मैं उसको लगा दे रहा हूं, आप उससे भी देख सकते हैं। इसको सरकार ने, ना सीतारामैया सरकार ने रिलीज किया, ना इस सरकार ने रिलीज किया, ये आंकड़े रिलीज नहीं किए गए हैं। और शायद यही कारण है कि जो बैकवर्ड एक कम्युनिटी है उसको लगता है कि उसके साथ ठीक नहीं हो रहा, और इसीलिए वो इंसिस्ट करते हैं कि कास्ट सेंसस हो। इस आंकड़े के हिसाब से जो न्यूज 18 बोल रही है, जो कहती है कि उसने इस सेंसस, इस सर्वे के आंकड़े उसके पास हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूं। दलित 19.5%, मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ जाने की पूरी उम्मीद, ट्राइबल 5%, मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ जाने की उम्मीद, मुस्लिम 16%। अब इसमें मोदी जी कहने की हो सकता है, भाई मोदी जी के कहने से तो सारे मुसलमान अगल बगल के प्रदेशों के भी आके भी वोट करने लगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुस्लिम बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टी को वोट देंगे। कुर्बा, जिस कम्युनिटी से सीतारामैया साहब आते हैं, वो 7%, और वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं 3%। मैं क्रिश्चियन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि कल आपने देखा जो प्रगति मैदान में हुआ, प्रगति मैदान के पुस्तक मेला में अगर कोई जाके जय श्री राम के नारे लगाता है, और क्रिश्चियन की जो भी वो उनका एक बुक स्टॉल है जहाँ पे वो जो भी बेच रहे हैं, तो उसको उसकी किताबें फाड़ता है, उनके धर्म ग्रंथ का वो करता है, और सरकार चुप रहती है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। तो बाई एंड लार्ज जो मतलब वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये अगर समझें, तो दलित, ट्राइबल, मुस्लिम, कुर्बा और क्रिश्चियंस की टोटल में करीब 50% वोट ये हो जाते हैं। अब दूसरे 50% वोट किसके हैं ये जरा समझ लीजिए। उसमें ओबीसी 16% है, जो बाकी ओबीसी हैं, लिंगायत 14% है, वोकालिगा 11% है, ब्राह्मण 3% है, बुद्धिस्ट और जैन 2% है, अदर्स 4%। ये भी 50% है। अब इसमें वोकालिगा, जिसके डीके शिव कुमार एक बड़े लीडर हैं भाई, मतलब उन्होंने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस में खड़े रहे हैं, बहुत रिसोर्सफुल हैं, उनका पेनिट्रेशन भी है, प्रभाव भी है। वो इस वोकालिगा 11% में कितने प्रभावशाली होते हैं ये देखने वाली बात है। लिंगायत 14% में, जैसा मैंने बताया कि येदुरप्पा जी सबसे बड़े लीडर थे, वो आज बाहर हैं, कितना प्रचार करेंगे नहीं करेंगे देखने वाली बात है। बोम्मई साहब कितना ड्राइव कर पाएंगे, उसके सामने कांग्रेस के पास भी है। और जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर मुझे लगता है, ये कोई माने और ना माने, जिसकी वजह से मोदी जी गुस्सा हो रहे हैं, मोदी जी का हाव भाव वो हो गया है, मोदी जी अजीब ढंग से वो कर रहे हैं, मतलब सारी बीजेपी इस समय परेशान है। वो एक्स फैक्टर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 101% उसने प्रभाव डाला है। डिबेट इस बात की हो सकती है कि उस प्रभाव से कांग्रेस का 1% वोट बढ़ेगा कि 10% वोट बढ़ेगा, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन बढ़ेगा जरूर, चाहे वो 1 वोट हो। और बीजेपी का 40% कमीशन के बाद जो चिपक गई है, उससे वोट, चाहे 1 वोट घटे, लेकिन वोट घटेगा जरूर, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से कर्नाटका जो एज ऑन डेट आई कैन सी, मैं अभी सीट का वो नहीं कर रहा हूं, एज ऑन डेट द वे आई सी, बहुत आराम से सेल कर रही है कांग्रेस मेजॉरिटी की तरफ, क्योंकि जेडीएस जो है, अब देवेगौड़ा साहब वृद्ध हो गए हैं और थोड़ा लोग थक भी गए हैं उस पार्टी से। और थोड़ा एक ये भी है कि ये कुमार स्वामी साहब अगर कल जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो बीजेपी के अगेंस्ट वाला जो वोट है, उसमें थोड़ा उनको सेंधमारी करना उतना आसान नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कर्नाटका एज ऑन डेट, एज पर माई कैलकुलेशन, इज कांग्रेस विदाउट एनी डाउट। कांग्रेस वहां पे मेजॉरिटी के साथ आ रही। कितनी मेजॉरिटी, कितने वो होंगे वो अलग बात है। भले ही वो 224 में 113 आए,
लेकिन वो 113 से कम नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच।